Hello students, welcome to the video lecture series for the subject Indian Economy and Public Finance. Okay, now students, today I'll be taking up the topic of for public revenue. Now public revenue, the term itself clears, it is basically the income of the government through all the sources, and it is in this way it is termed as public income or public revenue. Now according to Dalton, the term public income has two parts. दो पार्ट आते हैं, एक होता है public receipt and दूसरा public revenue. जब हम public receipt की बात करते हैं तो it is like all income in a wider sense. It means talking about public income in a wider sense. It includes all incomes or receipts which a public authority may secure during any period of time. But when I'm on the other hand, and I'm talking about public revenue, it means it's defining public revenue. It's defining public income in a narrower sense. It includes only those income of public authority which is actually from the revenue resources. Okay, so like अगर हम जैसे लाइक रेवेन्यू रिसोर्सेज मीन जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेशन हो रहा है. ओके, तो दिस वे वी कैन जस्ट से दैट डाल्टन ने क्या बोला कि लाइक पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द इनकम, एंड ये तो डेफिनेशन थी कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. तो ग्रेजुअली इसमें से वो कंपोनेंट जो पब्लिक की इनकम के बारे में बात कर रहा है, दैट कम अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. Okay, so now next comes ki what are the various sources. Obviously we are clear with ki what is public revenue. Now there comes the second question, that what are the various sources. Now when I'm talking about the sources of public revenue, they can be categorized into two heads. One is tax source and second is non-tax source. Tax source name itself is clear, like when I'm collecting income from by imposition of various types of taxes, which includes direct and indirect tax, specific and ad valorem tax, progressive tax, regressive tax, and again degressive taxes. ये कुछ kinds हैं, varieties हैं टैक्स की जो अलग अलग फॉर्म में जिससे कि गवर्नमेंट यानी पब्लिक अथॉरिटी को टैक्स कलेक्शन होता है, इनकम जनरेशन होता है. ओके, नाउ अदर देन दैट again there can be another source, that is non-tax revenue. term से itself it's clear कि यहाँ पे कोई compulsory payment नहीं करनी है आपको, ये या गवर्नमेंट के पास किसी तरीके के फॉर्म से नहीं पैसा. यहाँ पर बिजनेस गवर्नमेंट इज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इनटू लॉट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी. और जब बिकॉज ऑफ दिस इफ द गवर्नमेंट इज अर्निंग टैक्सेस, दैट विल कम अंडर द हेड ऑफ नॉन टैक्स सोर्सेज. ओके, चीज़ है, हमने जैसे ही बोला नॉन टैक्स सोर्सेज, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका नॉन टैक्स में सीधा सा है कि गवर्नमेंट आपको लाइसेंस फैसिलिटीज़ देती है, आपके ऊपर पेनल्टीज फाइन्स लगाती है अगर आप कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हो. इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हो तो आपको स्पेशल असेसमेंट के ग्राउंड पर टैक्सेस देने पड़ते हैं. अदर दैन दिस गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, जिसको हम कमर्शियल रेवेन्यू कहते हैं. गवर्नमेंट इज इट सेल्फ इन्वॉल्व इन टू प्रोवाइडिंग ट्रेड एंड सर्विसेज. उस जैसे रेलवेज हो गए आपके, या इलेक्ट्रिसिटी के बॉडीज़ हैं, इरिगेशन के हैं, या वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्टिव हाउसेज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, वो भी रेवेन्यू अर्न करता है, एंड दैट कम अंडर द हेड ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो दिस वॉज द बेसिक जिस्ट जिसमें हम आपको ये दो सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे. नाउ आई विल बी टेकिंग अप दीज वन बाय वन. सबसे पहला हम बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू के लिए. ओके, सो नाउ वन इज फर्स्ट इज योर टैक्स सोर्सेज. नाउ टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टैक्स एक ऐसी काइंड ऑफ पेमेंट है जो कंपल्सरली इंडिविजुअल्स को देनी पड़ती है गवर्नमेंट को. यानी एक सिंपल उसमें क्या मतलब है इसका टेंजेंट ये है कि इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, and again there is no quid pro quo in this case. Quid pro quo means something in return, but when you are paying taxes, there is no quid pro quo means you get nothing in return. आपको बदले में कुछ भी पे नहीं किया जाता. ठीक है, यहाँ पे अगैन दिस इज समथिंग वेयर देर इज नो चॉइस, यू आर अगैन रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट. नाउ बट यहाँ पे जो मैंने बोला नो क्विड प्रो क्यो मीन्स देर इज नो गारंटी फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट विल गिव यू एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट. गवर्नमेंट आपको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट उस केस में नहीं देती है, हाँ, लेकिन आपको एक कंपल्सरी पेमेंट अंडर द हेड टैक्सेस देना पड़ता है. तो टैक्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, बहुत सारी अलग अलग इनफैक्ट बहुत सारी डिफरेंट डिविजन्स हैं टैक्सेस कलेक्शन का. बट मेन अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स.
नाउ डायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर है, व्हेन एन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, मीन्स मेरे ऊपर टैक्स था और मैंने ही पे किया, दैट विल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, जैसे कि जिसमें बर्डन हम बेसिकली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. Okay, but when I talk, on the other hand, if I'm talking about indirect tax, this means that impact and incidence falls on different people. Means हो सकता हो टैक्स मेरे ऊपर पड़ा बट ये मैंने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो शिफ्टिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस कौन सी हैं? जिसमें मैंने पहले बोला इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन एंड द बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स. जिसमें आपका आता है पर्सनल इनकम टैक्स. इनकम टैक्स बेसिकली कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स के डोमेन में आएगा, और ये क्या कहता है कि ये वो टैक्स है जब हम एक लेवल के ऊपर इनकम अर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट. तो उसके ऊपर अगर हमने अमाउंट अर्न किया तो वी आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स एज पर द गवर्नमेंट, जो भी वो होता है पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट का स्लैब्स इशू करती है, उस स्लैब के हिसाब से हमको टैक्स पे करना पड़ता है. पर हाँ, इसके भी डिफरेंट हेड्स हैं. जैसे हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव फॉर्मेट ऑफ चार्जिंग टैक्सेस, दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो. बट इन दिस वीडियो बस आपको क्या याद करना है कि जब आप एक लेवल पर के बियॉन्ड इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको ये बेसिकली प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में होता है. इंडिया में प्रोग्रेसिव फॉर्मेट फॉलो किया जाता है. प्रोग्रेसिव का मतलब कि जैसे जैसे एक लेवल तक एग्जाम और उसके ऊपर जैसे जैसे आपके टैक्सेस हैं, आपको जैसे जैसे इनकम है आपको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा. द मोर यू अर्न द मोर इनकम टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स दी कॉर्पोरेट टैक्स. अगेन यहाँ पे क्लियर है कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे कर रहा है? बेसिकली कंपनीज पे करती है. नाउ चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, दे आर रिक्वायर्ड टू पे अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. एंड ये टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है? इट इज लेवीड ऑन द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अमेंडमेंट एक्ट 2013. Okay, now other than that, previously there were other taxes also, जिसमें आपका कैपिटल गेन्स टैक्स था. कैपिटल गेन्स का मतलब है कि ये वो टैक्स है जिसमें हम अगैन नेट प्रॉफिट पे चार्ज कर रहे हैं जब आप किसी तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, चाहे वो शेयर मार्केट में, रियल स्टेट में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, स्टॉक एक्सचेंज में. तो अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स रिक्वायर्ड है. नाउ वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी पर चार्ज किया जाता है, यहाँ पे इनकम डजंट प्ले अ रोल. अगर यू हैव अ सर्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट क्वांटम ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड एंड ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट्स एंड ऑल, तो उस पर भी आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा. जस्ट वेल्थ टैक्स मीन्स अगैन द वेल्थ यू हैव, इट्स देयर इज नथिंग टू डू विद योर इनकम. मे बी यू आर जनरेटिंग नो इनकम बट यू हैव वेल्थ, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे वेल्थ टैक्स. ओके, नाउ ये तो हमारे हो गए टैक्सेस जो हमने आपको बताया कि इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स. नाउ दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. Indirect tax, from the term itself, it's clear that where the impact and incidence falls on the different people. Means again, tax मेरे ऊपर आया, but I have shifted the burden on others. So this means there is the ultimate burden falls on a different group of people. So impact and incidence falls on different people in case of indirect taxes. Now in this way we can say that there is a possibility of shifting the burden. नाउ अगैन जब बर्डन शिफ्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट है, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते तब वो डायरेक्ट टैक्स है. नाउ इसमें आपके आते हैं एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी हैव ऑलरेडी इंडिया में अगैन आप बात करिए तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर अब जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं जो इंक्लूड करते हैं ये सारे फॉर्मेट. बट प्रीवियसली ये सारी इस तरह से फॉर्म पे टैक्सेस चार्ज किया जाता था, तो हम इन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे. एक्साइज ड्यूटी ये वो टैक्स था जब हम अगैन गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन कंट्री अगर हम शेयर कर रहे थे, तो इट इज़ इम्पोज्ड ऑन दी मैन्युफैक्चरर एज पर द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड द अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर कर रहा है? अगैन ऑन द कंज्यूमर हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग दीज गुड्स. ओके, नेक्स्ट आपका आता है कस्टम ड्यूटी. कस्टम मीन्स अब्रॉड, जब हम गुड्स को कंट्री के बाहर बेच रहे हैं, तो इट इज बेसिकली इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. कस्टम ड्यूटी में बी स्पेसिफिक और एड वलरम. स्पेसिफिक का सेंस क्या है कि भाई एक सेट है कि इतना इतना ट्रेड करना है, इतना परसेंट आपको देना है, वहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है.
स्पेसिफिक अमाउंट, बट एड वैलोरम का मतलब क्या होता है कि एज पर दी क्वांटिटी, कितना है वैल्यू, क्वांटिटी भी नहीं, एज पर द वैल्यू, कितनी वैल्यू का गुड्स है, तो उस हिसाब से. तो आई विल बी डिस्कसिंग these टाइप्स इन द लेटर ऑन वीडियो. सो एड वैलोरम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड, वाइल द स्पेसिफिक आर इम्पोज्ड ऑन पर द नंबर ऑफ यूनिट्स लाइक इम्पोर्टेड. यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं स्पेसिफिक इज ऑन क्वांटिटी, ये on the quantity, and ad valorem is on the values, on the basis of the value of that goods which are being traded. Okay, now next is value added tax. हर स्टेज पर जैसे जैसे आप स्टेप 1 से स्टेप 2 स्टेप 3 के प्रोडक्ट लेवल प्रोसेस पे जाते हो, तो उस केस में जितनी भी वैल्यू एडिशंस हो रही है उस पर चार्ज किया जाता है, जस्ट टू अवॉइड डबल काउंटिंग. तो अगैन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल्स टैक्स which is again a revenue to the state government. Now, sales tax, again a revenue to the state government, which is charged by the state government on the good sales and purchase which are taking place within the state territories. Now, sales tax revenues are on interstate transactions goes to central government. अगर इंडिया में, अगर यूपी में ही ट्रेड हो रहा है तो सेल्स टैक्स में आ जाएगा, बट अगर यूपी और महाराष्ट्र में ट्रेडिंग हो रही है तो उस केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स इज बेसिकली इम्पोज्ड ऑन दी सर्विसेज विच आर बीन प्रोवाइडेड. नाउ इस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो टैक्स उसको देना होता है, पर वो इस टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर देता है ऑन द कस्टमर्स. तो अगैन सर्विस टैक्स, आप इवन एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करते थे हम लोग, जो भी मूवीज़ एंड जो भी बेनिफिट्स ले रहे थे. तो ये डिफरेंट टाइप्स है. इवन एक और यहाँ पे मेंशन है ऑक्ट्रॉय. इट्स अगैन अ टैक्स विच इज लवीड ऑन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ऑक्ट्रॉय चार्जेस जिनको हम पे करते थे किसी पर्टिकुलर रीजन के थ्रू, अगर गुड्स क्रॉस कर रहा था तो दे वर रिक्वायर्ड टू पे ऑक्ट्रॉय. नाउ आज की डेट पे एवरीथिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड, वन फॉर ऑल टैक्स इज देयर, मीन्स हम ये सब टैक्सेस पे कर रहे हैं बट अंडर द हेड GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम आपको अलग एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे. So students, today I'll be just taking up the tax sources. In the next video, I'll talk about the non-tax sources of revenue of the central government. Hope it's clear. I'll be sharing this entire PDF to you all. Just go through it. If any confusion, we can have discussion in our live class. Okay, thank you students. Thank you for watching.